डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारे वेबसाइट का, जाइए और जाके इस प्रोग्राम में एनरोल कर लीजिएगा। ये जो पीजीपी प्लस है इसमें मेरी मेंटोरशिप एक्सक्लूसिव है, जहां पे आप 1-to-1 मुझसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये मार्ग प्रीलिम्स नॉर्मल सब कुछ इसमें इंक्लूड है, बस मेरी मेंटोरशिप नहीं है। ओके, और आप मुझे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अपने रियल क्वेश्चंस पे। ऑल टुगेदर मेरे पास लगभग 52 क्वेश्चंस जनरेट किए गए हैं। कितने? अब वो 52 क्वेश्चंस में से आपके कौन कौन से हैं, ये मैं आता हूं यहां पे। ये स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये स्क्रीनशॉट हमने लगाया हुआ है कि सर मेरे आधार में लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम में क्या क्या लिखा हुआ है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सर आधार वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड एरर शो कर रहा है बार बार। ठीक है, फिर उसके बाद इमेज है ना, लाइव फोटो क्या प्रॉब्लम आ रही है। फिर ये जो हमारा है सिग्नेचर में क्या प्रॉब्लम आ रही है, फोटो हम कैसे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है हमें। ऑलराइट, ये आप देखिए 52 तरीके के क्वेश्चंस हमने यूनिक आइडेंटिफाई किए हैं। मैं इसको एड्रेस करने वाला हूं अभी इसी वीडियो में। ओके, यूआरएन को कैसे अनलॉक करना है, ये सारी चीजें। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि अगर आपको किसी ने यह बताया कि एक बार आपने फॉर्म फिल कर दिया उसके बाद आप कभी भी नहीं चेंज कर सकते, तो ये गलत है, ये झूठ है। फॉर्म को अपडेट किया जा सकता है, एक मौका मिलेगा। फॉर्म को यूआरएन हो गया, या फिर आपका कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, या फिर आपका एग्जामिनेशन फॉर्म, लेकिन कब विंडो खुलेगी ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है, राइट? तो और मान लीजिए आपने फॉर्म फिल कर दिया है लेकिन आप करेक्ट करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं। जो भी स्टूडेंट हैं जिनको अगर अपने फॉर्म को करेक्ट करना है, ओके, तो मैं आपको ले चलता हूं अपने फॉर्म पे। ये हमारा फॉर्म है। ऑलराइट, ये मैंने लॉगिन कर लिया था ऑलरेडी। अगर आपने, जैसे आपका ही मैंने यूआरएन फिल कर लिया है, तो यहां पे प्रीव्यू यूआरएन आ रहा है। ठीक है, अगर आपको अपने यूआरएन को अपडेट करना है, एक ही टाइम आपको मिलेगा, यानी कि इस आईडी पे लाइफ टाइम में आपको एक मौका मिलेगा यूआरएन को अपलोड करने का। ठीक, आप जाएंगे अपडेट माई डेटा पे, डैशबोर्ड लॉगिन कर लिया, अपडेट माई डेटा पे आप जाएंगे, यहां आप सब कुछ अपडेट कर सकते हैं जो जो इसमें लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा हुआ है? अपडेट ईमेल आईडी, अपडेट मोबाइल नंबर, अपडेट योर पासवर्ड, चेंज योर पासवर्ड, देन अपडेट कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, एंड देन अपडेट यूआरएन। ऑलराइट, व्हेन आई क्लिक हियर अपडेट यूआरएन, देन यहां पर नीचे चला जाएगा फटाक से। ठीक है, यहां दिखा रहेगा जो भी आपको अपडेट करना है। ठीक है, उस पर आप क्लिक करेंगे, यहां आप नेक्स्ट करेंगे तो चीजें अपडेट होने लगेगी। लेकिन आपको क्या करना है, ध्यान से, और एक ही मौका मिलेगा। आइदर यू वांट टू अपडेट योर नेम और यू वांट टू अपडेट योर अदर इंफॉर्मेशन, कुछ भी हो, एक ही मौका मिलेगा। और ये जो आप अपडेट करेंगे वो आपके कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये CAF में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। आपको CAF में जाके बाद में फिर से अपलोड या अपडेट करना पड़ेगा। अगर मैं करूं कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है, डेटा इन एनी मॉड्यूल इतना 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 कैन बी मॉडिफाइड एट एनी टाइम, हाउएवर सच मॉडिफिकेशन विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन द एग्जामिनेशन फॉर विच द एप्लीकेशन हैज ऑलरेडी बीन सबमिटेड। मतलब आपने जब एग्जाम का फॉर्म एक बार सबमिट कर लिया, उसके बाद फिर इसको आप अपडेट करेंगे तो एग्जाम फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके CAF में अपडेट होगा, फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं आएगा। फॉर्म में चेंजेस कब कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, मैंने यहां पे क्लिक किया और ये हमारा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म ये आ गया पूरा, सब पे ग्रीन टिक है। ठीक है, और हमें अपडेट करना है तो हम अपडेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, अब और आगे क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था। हम लोग आते हैं अपने यहां पे, ये है लिस्ट हमारी। ठीक, अब ये पूछ रहे हैं कि सर आप वीडियो में ब्लर क्यों कर रहे हो, वीडियो क्लियर क्यों नहीं है? हर वीडियो में ब्लर होगा क्योंकि यहां पे डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पॉलिसी अप्लाई करनी पड़ती है। यूट्यूब जो है वो स्ट्रिक्ट उनकी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है कि किसी का वेरिफिकेशन, किसी का आधार, पर्सनल डिटेल वगैरह हाइड किया जाता है, इसलिए हम लोगों ने उसको ब्लर किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट वाइज मार्कशीट में नेम फॉर्मेट, सरनेम, नेम, फादर नेम होता है। यूपीएससी में नेम,
फादर सरनेम फॉर्मेट कैसे फिल करें। मतलब कि आपके मार्कशीट में पहले सरनेम है, फिर नेम है, फिर मिडिल नेम है, ऐसा है। लेकिन यूपीएससी आपसे फॉर्म फिल करते वक्त क्या पूछ रही है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है। फिर आप कहेंगे कि सर आधार कार्ड में तो एकदम सीधा लिखा हुआ है, अब क्या करूं, कंफ्यूजन हो गई है, ठीक है। इसमें से 40% जो डाउट है वो यही वाला है। अब मैं आपको ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने वाला हूं। नंबर 1, आधार कार्ड पे अगर आपके पापा मम्मी का नाम गलत लिखा है, ठीक लिखा है, उससे कोई भी मतलब नहीं है यूपीएससी को। आधार कार्ड का मेन मतलब यह है केवाईसी रजिस्ट्रेशन, दूसरा आपका एड्रेस प्रूफ, ठीक है। ई केवाईसी रजिस्ट्रेशन कि भाई आप ही तो हो, चेहरा बायोमेट्रिक के लिए वो, और आपका एड्रेस वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। ओके, अब हम लोग आते हैं नेम, कि आपके क्लास 10th की मार्कशीट पे जो नाम है वो उल्टा है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, देन मिडिल नेम। दो तरीके हैं इसके। नंबर 1, आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो आप भी बिल्कुल वही लिखेंगे जो ओरिजिनल है, क्योंकि यूपीएससी को भी पता है कि अगर कोई भी स्टेट स्कूल का सर्टिफिकेट दे रही है तो उसमें नाम ऐसे ही लिखकर आता है। आप उसको सही तरीके से फिल करिए, जो है फर्स्ट नेम पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम पे वो मिडिल नेम जो लास्ट में लिखा हुआ है आपके फॉर्म सर्टिफिकेट में, ठीक है। लास्ट में मिडिल नेम लिखा हुआ है तो आप बीच में मिडिल नेम कर दीजिए और फिर लास्ट नेम, ऐसे करके आप फॉर्म फिल करिएगा, ठीक है। आपका अगर नाम, मान लीजिए कि अगर आपका नाम राहुल कुमार सिंह है, ठीक, और वो नाम आपके 12th में, आपके 10th में, आपके ग्रेजुएशन में, इन सब में है, लेकिन आपके आधार पे कुमार राहुल सिंह लिखा दिया गया है, तो उससे परेशान नहीं होना है। आप जो इंफॉर्मेशन आपकी क्लास 10th में दी गई है आप उस पर फिल करिएगा, ठीक है। ये क्यों ये एकेडमिक्स की बात हो रही है, ये एग्जाम एक एकेडमिक का नेक्स्ट लेवल है, तो आप एकेडमिक वाली इंफॉर्मेशन फिल करिए, ठीक है, क्योंकि आप अपलोड करोगे सर्टिफिकेट। अच्छा, क्लास 10th की जो मार्कशीट है वो 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं उसमें, कई सारी चीजें। एक, डेट ऑफ बर्थ, आपकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ आधार से नहीं बल्कि क्लास 10th की मार्कशीट से ली जाती है, ठीक है। आपका 10th पास हुआ है या नहीं हुआ है, सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट आपके मार्कशीट से ली जाती है। दूसरा इसमें जो क्वेश्चन था कि हम इशू डेट क्या करें, ध्यान से देखना, अपने मार्कशीट को देखोगे तो नीचे इशू डेट लिखा होता है, 2011 8/9, 2011 8/10, 2009, जो भी है इशू डेट लिखा होगा वो इंपॉर्टेंट है, इशू डेट लिखना है। फिर सर्टिफिकेट नंबर और रोल नंबर में डिफरेंस समझना पड़ेगा आपको। जैसे यूपीएससी आपसे पूछता है सर्टिफिकेट नंबर, तो आपको सर्टिफिकेट का नंबर लिखना है, रोल नंबर नहीं लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे कहीं लिखा हुआ था, मैं दिखाता हूं आपको, ये क्लास 10th की है, यहां पर आपसे पूछा गया है पासिंग सर्टिफिकेट नंबर, ठीक। फिर आपसे पूछा गया है मेट्रिकुलेशन रोल नंबर, इन दोनों में बहुत अंतर है दोस्तों, ठीक है। फिर तीसरे में क्या लिखा हुआ है, इशू डेट, एक जगह इशू डेट है, एक जगह रोल नंबर है और एक जगह आपका सर्टिफिकेट नंबर है। ये तीनों इंफॉर्मेशन आपको आपके सर्टिफिकेट से ही मिलेगी। इशू डेट कहीं यहां रहता है, पासिंग सर्टिफिकेट कहीं यहां पे भी रह सकता है, यहां पे भी रह सकता है, और रोल नंबर तो खैर आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद आता है UDISC कोड। ये तब आता है जब आपका स्कूल या कॉलेज नहीं मिल पाता है तो आप सर्च करते हो यहां पे, ठीक है। आपको सिंपली नाम डालना है अपने स्कूल या कॉलेज का जो कि यूनिवर्सिटी है या जिससे एफिलिएटेड है, जो बड़ा नाम है, उनका नाम डालना है, स्टेट डालना है, आपको आराम से UDISC कोड मिल जाएगा और इसको सेव कर लेना। UDISC कोड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर, फॉर्म कोई फिल करेंगे आप तो, ठीक है। एक और चीज है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ये ग्रेड सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है, मतलब ये हमने सेलेक्ट किया है। आपको जब फॉर्म फिल करोगे क्या आता है, परसेंटेज, ग्रेड या फिर GPA वगैरह, ध्यान से उसको फिल करना। हमारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हो चुका है, जब भी आप यहां फिल करेंगे तो जो एक्चुअली में आपके स्कूल या आपकी यूनिवर्सिटी आपको अवार्ड की होगी, या ग्रेड सिस्टम था या परसेंटेज था या CGPA था, वो ध्यान से आपको फिल करना है, ठीक है। अगर आपने मिस्टेक कर दी तो फिर आपको बाद में जाके URN में अपडेट करना पड़ेगा। ओके, ये क्लियर है, समझ में आ गया। नाउ वापस चलते हैं हम लोग इस हमारे क्वेश्चन एयर पे। फिर उसने लिखा हुआ है आधार वर्सेस 10th मार्कशीट नेम मिसमैच है, किसका नेम फॉलो करें। आपको
आधार वाला नहीं, 10th वाला फॉलो करना है, ठीक है। 10th पे जो लिखा हुआ है उसको फॉलो करना है। अगर यूपीएससी आपसे ये नहीं ले रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपने फिल कर दिया, बार बार एरर आ रहा है बार बार, तो फिर तुम चले जाना आधार पे, लास्ट ऑप्शन होगा। अदरवाइज पहले 10th की मार्कशीट पे जो नाम है वो आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सरनेम ऐसे ही लिखना है जो रियल है, ओरिजिनल, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी को भी पता आपका नाम क्या है, ठीक। कोई भी फर्दर चेंजेस आएंगे तो आप आगे चल के एफिडेविट सबमिट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज इसमें मैंने देखा मैरिज से रिलेटेड, अभी नेम वाला चल रहा है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। मैरिज, शादीशुदा, कि शादी हो चुकी है, पहले नाम था प्रियंका कुमारी, अब मेरा नाम हो चुका है प्रियंका कुमारी रोहन, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यूपीएससी का फॉर्म फिल करना है। मेरी आपसे एक सजेशन है, प्लीज यूपीएससी का फॉर्म अभी देखिए अपडेट किया जा सकता है ना, उसका पूरा का पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन है, गैजेट, न्यूज़पेपर में ऐड निकलवाना, ये सब तुम कर सकती हो। लेकिन प्लीज अभी यूपीएससी का फॉर्म फिल कर रही हो तो अपने पुराना नाम जो कि आपका नाम था क्लास 10th में, 11th, 12th, ग्रेजुएशन में, वही फिल करिए। अननेसेसरी पंगा लेने की क्यों जरूरत है, ठीक है। तो जो नाम था आपका वही यूज कर लीजिए, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर आप बाद में चेंज करा लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल जो आप स्कूल कॉलेज में यूज करते थे आप वही करिएगा, मैरिज स्टूडेंट्स के लिए जिनका शादी हो चुकी है। उसके बाद आ रहा है सिग्नेचर को लेकर कंफ्यूजन है, कौन सा सिग्नेचर अपलोड करना है, कैसे करना है। सिंपल सी बात है, सिग्नेचर के लिए मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बना रखी थी, मैं फिर से बता देता हूं आपको। सिग्नेचर के लिए हमें ध्यान से हम देखेंगे यहां पे ये रहा, ठीक है। आपको A4 शीट निकालनी है, ब्लैंक A4 शीट, उस पे आपको 1 2 3 लिखना है। नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, बहुत बच्चों का बिना लिखे भी सबमिट हो चुका है। इसका लिखने का मतलब ये है कि ये आपको एक अलाइनमेंट होनी चाहिए इसकी, ठीक है। ये अलाइनमेंट होनी चाहिए, एकदम स्पेसिंग ठीक होनी चाहिए, ठीक है। आपका सिग्नेचर एकदम एक जैसा होना चाहिए, अलाइनमेंट सेम होनी चाहिए, ना तो इस ऐसे, ना तो ब्लू कलर की पेन से, ना ही रूल्ड कॉपी पे, ना ही कोई इमेज डालनी है आपको, ठीक है। ब्लर भी नहीं, कुछ नहीं, मतलब आपको एकदम ब्लैक वाइट शीट लेनी है, उस पर आपको ब्लैक पेन से लिखना है, अपना साइन करना है, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो, मैंने ऐसा ही किया था, 1 2 3 मेरा हो गया था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आपको इसको रीसाइज करना पड़ेगा, रीशेप करना पड़ेगा। फाइल साइज आपकी होनी चाहिए 20 से 100 KB की, आपका डायमेंशन होना चाहिए 350, आपका हाइट है और विड्थ 500 है, ठीक। इसके साथ साथ जो फाइल नेम है, फाइल नेम आपको सिर्फ सिग्नेचर ही लिखना है। अगर आपने फाइल नेम इसके अलावा कुछ और लिख दिया तो वो एरर आ जाएगा, ठीक है। और S स्मॉल होना चाहिए, सारे स्मॉल हैं, कैपिटल कुछ भी नहीं है। सिग्नेचर ये फाइल नेम होना चाहिए, थोड़ा सा करोगे होगा, डोंट वरी, मतलब हो जाएगा, ठीक है। फिर आप फोटो, मोबाइल से फोटो खींच के अपलोड करना, रीसाइज करना। मैंने अडोबी यूज किया था, ठीक है, अडोबी यूज किया था रीसाइज करने के लिए, और फिर इसका जो वो था फाइल साइज को, मतलब अडोबी यूज किया था डायमेंशन के लिए, और फाइल साइज को रिड्यूस करने के लिए मैंने यूज किया था इमेज रीसाइजर, जो कि गूगल पे आप टाइप करोगे तो मिल जाएगा। ऑलराइट, यहां से आप बिल्कुल बिना डिले किए हुए सिग्नेचर ऐसे ऐड हो जाएगा, और फाइल फॉर्मेट JPG होगा, और किसी PNG वगैरह नहीं चलेगा फाइल फॉर्मेट। ऑलराइट, समझ में आ गया। इमेज के ऊपर भी हम लोग बात कर लेते हैं। इमेज के ऊपर बड़े सारे क्वेश्चंस आए थे कि चश्मा पहन सकते हैं कि नहीं, लाइव फोटो में ये है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, कॉमन सेंस की बात है हमारे यहाँ पे कि इस बार जो आपकी इमेज है वो यहां तक आएगी। मैंने भी फोटो ली हुई है, मैंने आपको दिखाया हुआ है, शायद आगे है, ठीक है। ये मैंने फोटो ली थी, अपलोड की थी, और लाइव अपना भी किया हुआ। ये देखिए, ये वाला मेरा है, ये अपलोड करते टाइम जो मेरे पास फोटो थी, ये लाइव फोटो मैंने ली थी। ओके, यहां मैंने चश्मा लगाया है, यहां चश्मा नहीं लगाया हुआ है। ओके, फिर भी इसने एक्सेप्ट कर लिया है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी आईज क्लियरली विजिबल होनी चाहिए, ग्लेयर ना हो, चश्मे पे कालापन, पीलापन, हरापन, कोई सा भी पन नहीं होना चाहिए, समझ गए। तो आपकी आईज एकदम क्लियर होनी चाहिए, ताकि जो AI यूज हो रहा है पीछे, जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है पीछे, वो आपके फेस को रिकॉग्नाइज कर ले।
समझ में आ रहा है? और यहां पर भी फेस को रिकॉग्नाइज कर, ताकि जब आप एग्जाम हॉल सेंटर में जाओगे तो वही आपका फेस रिकॉग्निशन होगा। समझ में आ रहा है? तो जो बच्चा चश्मा पहना है और जिसको आदत चश्मा पहनने की, अगर एग्जाम हॉल में चश्मा पहन के जाना है तो फिर यहां फोटो खिंचवा लो उससे, ठीक है? और एग्जाम हॉल में चश्मा नहीं पहनना है तो फिर सादा ऐसे बिना चश्मे का खिंचवा लो, सिंपल और क्लियर, दैट इज इट, ठीक है? लेकिन जो आपका साइज रहेगा दैट शुड बी एकदम गर्दन तक, मतलब यहां तक 2 इंच गर्दन तक, यानी कि नेक तक, यही फोटो होनी चाहिए। इस बार जो पहले इससे पुराने वाले साल में था, डेट ऑफ फोटोग्राफ और नाम लिखना है, इसके नीचे वो अब नहीं लिखना है। ऑलराइट? तो आपको ब्लर, टोपी पहन के ऐसे व्हाइट टोन में ऐसे ऐसे ऐसे, ये सब रिजेक्ट हो सकता है। क्लियरली हेडशॉट लेना है पूरा सर, और ये आना चाहिए, दैट इज इट। इसकी जो फाइल साइज है वो लगभग 20 से 200 KB तक की फाइल साइज है। फाइल का नाम फोटो होना चाहिए, सब स्मॉल लेटर में, और फेस जो है लगभग 75% आपका फेस पूरे फोटो में दिखना चाहिए, ठीक है? मतलब पूरे फोटो की जो साइज है उसमें 75% में आपकी फोटो होनी चाहिए, ठीक है? एंड नाउ आपका कैमरा को फेस कर रहे हो आप, आईज एकदम कैमरे वाली होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। वहीं पर अगर हम बात करें लाइव फोटोग्राफ की, तो लाइव फोटोग्राफ इज ऑल्सो, ताकि आपका EKYC भी हो जाए, ठीक है? तो जो आपके आधार कार्ड पे फोटो है वो अगर इस पे है, यहां पर मैच हो सकता है EKYC। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैच नहीं हुआ है तो उसमें कोई प्रॉब्लम, मतलब इसमें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। लाइव फोटो का जो ओरिजिनल कंसेप्ट ये है कि आप वही हैं जो कि आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, और उस टाइम पे जब UPSC वेब सेंटर पे जाएंगे तो वो मैच करेगा, ठीक है? तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये है लाइव फोटो का। लाइव पर भी यहां पे दिखा होगा कि कैसे कैसे आपको करना है। QR कोड डिस्प्ले हो सकता है अगर आप मोबाइल से कर रहे हो, और अगर आप लैपटॉप से कर रहे हो तो डायरेक्टली वो आ जाएगा, ठीक है? क्लिक ऑन व्यू फोटो तो आपको पता चल जाएगा कैसे है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद और क्या क्या डाउट्स थे? नंबर 1 ये देखिए, ये सब क्लियर कर दिया है मैंने, ठीक है? कि लाइव फोटो कैप्चर में चश्मा लगाना है कि नहीं, फोटो में नेम और डेट मेंशन करनी है कि नहीं, फोटो में डेट प्रिंटेड ऑलरेडी है कि नहीं। अब आते हैं ग्रेजुएशन डिग्री अभी नहीं मिली, प्रोविजनल सर्टिफिकेट मार्कशीट से क्या अपलोड करें? आप कर सकते हैं। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पर आप ग्रेजुएशन कंप्लीटेड और अपीयरिंग, जब आप अपीयरिंग करेंगे तो इससे आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। आप अपना सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का इंटरव्यू यानी कि DAF 2 के टाइम पे आप दिखा सकते हैं, ठीक है? आप अपलोड कर सकते हैं, आपको टाइम मिलेगा, ठीक है? विच मीन्स कि मैंने जो बोला था आपसे कि जो एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है उसको आप कब एडिट कर सकते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म को कब किया जा सकता है चेंज, तो वो किया जाएगा जब तुम प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे और मेंस का फॉर्म भरोगे, तो 10 दिन का एक विंडो ओपन होगा जहां पर तुम वो सब एडिट कर सकती हो, ओके? उसके बाद जब तुम मेंस क्लियर कर लोगी और इंटरव्यू देने जाओगे तो DAF 2 होगा, 15 डेज की विंडो ओपन होगी, उसमें कर सकती हो, ठीक है? तो UPSC में ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी इंफॉर्मेशन आप चेंज नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन उसकी एक अपनी लिमिटेशंस है, कब कब कैसे कैसे कर सकते हो, ठीक है? समझ में आ गया? और क्या क्वेश्चन था कि डिप्लोमा होल्डर ऑप्शन क्वालिफिकेशन सेक्शन में नहीं आ रहा है, एलिजिबल हूं या नहीं? डिप्लोमा होल्डर तो UPSC होगा ही नहीं ना, आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है? उसके बाद 10th 12th के लिए सिंगल डिग्री सर्टिफिकेट है, फॉर्म कैसे फिल होगा? उससे कोई मतलब नहीं है, सिंगल हो या डबल डिग्री सर्टिफिकेट हो, ठीक है? आपको 10th वाला फिल करना है जो 10th पे पूछ रहा है, जहां 12th पूछ रहा है वहां वही इंफॉर्मेशन 12th में डाल दीजिए, ठीक है? प्रोविजनल एक्सेप्टेड दिख रहा है, ये नॉर्मल है या इशू? नॉर्मल है, इशू क्या है, ठीक है? करेक्शन विंडो कब आएगी, करेक्शन डेट कब आएगी? करेक्शन विंडो इस वाले में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ डन हो चुका है, आपने सब कुछ एडिट कर दिया है, URN कर दिया है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म कर दिया है। इसमें करेक्शन विंडो ओपन तब होगी जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लोगे, तो करेक्शन विंडो आएगी। एग्जाम में जो आपने फिल किया है वो अब चेंज नहीं होगा, आप वैसे ही एग्जाम दीजिए अब आप, ठीक है? नाउ जैसे आपने मेंस का देखा है कि सब्जेक्ट किस लैंग्वेज में देना है, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होगा, सेंटर क्या होगा, वो एक बार फिल कर दिया तो गया, अब प्रीलिम्स के बाद, ठीक है? डिग्री कोर्सेज सेक्शन में BA सब्जेक्ट्स मैच नहीं हो रहा है, क्या सेलेक्ट करें? अदर्स सेलेक्ट कर दीजिए, अदर्स पे क्लिक कर दीजिए तो आप ले सकते हैं वहां पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं।
पेरेंट्स नेम मिसमैच, आधार में डिफरेंट, 10th में डिफरेंट, फॉर्म में क्या फिल करें? फॉर्म में आप 10th के बेसिस पे फिल करिए, आधार के बेसिस पे मत फिल करिए, ठीक है। उसके बाद फिर आता है फादर्स नेम में हाफ शॉर्ट है, आधार में फुल, कौन सा पिक करें? 10th में जो है वही पिक करना। देखिए बहुत सारे बच्चों का डाउट है, जो 10th की मार्कशीट है, आपके पापा मम्मी का नाम है, वही फिल करना है, आधार वाला नहीं फिल करना है अभी, ठीक है। फिर यूआरएन 10th पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है या मार्कशीट? सर्टिफिकेट अपलोड करनी है। फाइनल सर्टिफिकेट मिलता है ना, जिसमें नंबर भी होता है, डेट इशू भी होता है, ये सब, ठीक है। उसके बाद डिजी लॉकर इशू डेट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से डिफरेंट है, कौन सा डेट फिल करें? देखिए डिजी लॉकर का तो मेरे को नहीं आइडिया है कि आपका उसमें क्या डॉक्यूमेंट है, लेकिन आपको जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उसका स्कैन आपको अपलोड करना है, ठीक है। ईपीएफओ अदर एग्जाम का यूआरएन वैलिड रहेगा या न्यू यूआरएन बनेगा, बनाना पड़ेगा? अभी फिलहाल यूआरएन रहेगा यूपीएससी के मोस्ट ऑफ द एग्जाम के लिए, यूआरएन और कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। आगे यूपीएससी कोई चेंज कर दे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर इंप्लॉयमेंट सेक्शन में प्राइवेट जॉब की है, यस और नो फिल करें। अगर प्राइवेट जॉब की है तो लिख दीजिए उसमें यस फिल करिए, और एम्प्लॉयर का डिटेल और कितना कमाते थे, उनका एड्रेस क्या था, ये सब आपसे पूछेगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर डिटेल, लास्ट ईयर फॉर्म फिल किया था, इस बार फिर से डिटेल रिपीट करनी होगी क्या? लास्ट ईयर और इस ईयर में बहुत फर्क है। लास्ट ईयर ओटीआर था, इस बार ओटीआर खत्म कर दिया है, यूआरएन और कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म कर दिया है, पूरा फिल करना पड़ेगा। नाउ कॉन्फर्मेशन एसएमएस ईमेल नहीं आया, पेमेंट के बाद भी क्या इशू है? आ जाएगा, एक बार जाके लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म देख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये हमारा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे गया, ठीक है। अच्छा इसको लॉगिन करना पड़ेगा फिर से, विच मीन्स कि अब आप जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा, ठीक है, व्यू माई एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा, उसको आप चेक करिएगा, सब कुछ ठीक है, डिटेल फील्ड है, एसएमएस आया है तो आ जाएगा। टेक्निकल इशू की वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वो फॉर्म आ जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आधार फोटो बहुत पुरानी है, कोई प्रॉब्लम, आधार अपडेट करवाना चाहिए? देखिए अगर आप करवा सकते हो इधर 3-4-5 दिनों में तो करवा लो, क्या इशू है? नहीं करवा सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नहीं करवा सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, उतना इशू नहीं आएगा, इसीलिए आपसे लाइव फोटो का ले रहा है, इसीलिए आपसे लाइव फोटो का प्रोविजन ले रहा है, कोई इशू नहीं आने वाला है उससे, ठीक है। आधार सरनेम फर्स्ट नेम ऑर्डर आइडेंटिटी प्रोफाइल में फर्स्ट नेम लास्ट नेम में कैसे फिल करूं, ये मैंने आंसर कर दिया है। यूआरएन में 10 सर्टिफिकेट के नंबर की जगह सीरियल नंबर डाल दिया, कैसे चेंज होगा ये मैंने आपको बता दिया है। अपडेट करिए यूआरएन, अनलॉक कीजिए, अभी बताया आपको। 10 सर्टिफिकेट नंबर कहां होता है? आपके सर्टिफिकेट जो इशू होता है उसके नीचे होता है, ध्यान से देखेंगे, डेट लिखा होगा और इशू वहां पर लिखा होगा, सर्टिफिकेट नंबर लिखा होता है, ठीक है। या फिर आपके स्कूल में जो दोस्त हैं आपके, उनको भी कॉल कर सकते हो, यार तेरे को पता है क्या कि सर्टिफिकेट नंबर कहाँ लिखा होता है, या किसी टीचर से पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद वैलिड टाउन सिटी ऑप्शन फिल नहीं हो रहा है, क्या करें? आपने कहीं ना कहीं कोई एरर किया होगा, रिफ्रेश करके फिर से कर सकते हैं। बहुत बार होता है कि बहुत देर तक अगर आप उस वेबसाइट पर हैं तो टेक्निकल इशू के कारण ऐसा हो सकता है। सीजीपीए 8.6 फिल करते ही 8 हो जाता है, क्या करूं? ये राउंड फिगर ले रहा है तो आप मेंशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप बस ग्रेजुएट होने चाहिए, बेर मिनिमम इतना तो है। पेपर ए में इंग्लिश सेलेक्ट हो गया है, अब क्या करें? तो आप अगर इंग्लिश सेलेक्ट हो चुका है तो फिर आप उसको अब चेंज तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है, सबमिट कर दिया है, विच इज़ फाइन, अब तो चला गया वो, ठीक है। मतलब या तो फिर दूसरे आईडी से फिर से फॉर्म फिल करिए, ये एक मतलब एक तरीका है। दूसरे ईमेल आईडी से दूसरा मोबाइल नंबर क्रिएट करके फिर से आप फॉर्म, फिर से यूआरएन वगैरह, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, ये सब फिर से फिल करिए, ठीक है। लैंग्वेज पेपर ए में इंग्लिश ही आ रहा है, क्या कंफर्म? तो आप कंफर्म, लैंग्वेज पेपर ए में अगर इंग्लिश ही आ रहा है तो इंग्लिश, ये लैंग्वेज पेपर एक कंपलसरी पेपर होता है जिसमें कि हमारी सारी की सारी 28 लैंग्वेजेस होती हैं, तो आप अपने हिसाब से इसमें फिल कर सकते हैं, ठीक है। सर्विस प्रेफरेंस में गलती हो गई, इसका सोल्यूशन कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रीलिम्स के बाद फिर से मौका मिलेगा, 10 दिन का विंडो खुलेगा, वहां आप कर दीजिएगा, इतना परेशान नहीं होना है, ठीक है। लाइव फोटो कैप्चर बहुत टाइम ले रहा है, सक्सेसफुल कैसे करें? लाइव फोटो एक तो आपका इंटरनेट भी होना चाहिए और प्रॉपर आपको आई कांटेक्ट करना है कैमरे में देख के हुए, ठीक है। और फिर आपको
क्लिक कैप्चर पे क्लिक करना, मतलब आपको ध्यान देना पड़ेगा इन सारी चीज़ों का, इंटरनेट का भी, ठीक है। आधार केवाईसी ओटीपी नहीं आ रहा है, क्या करें? आपने कोई ना कोई ज़रूर मिसमैच किया होगा इन्फॉर्मेशन, या तो फिर आपका मोबाइल नंबर कुछ अलग होगा, चेंज हो गया होगा, ये देख लीजिएगा। ये टेक्निकल एरर आपके एंड से है, यूपीएससी की तरफ से नहीं है, ठीक है। एससी एसटी सोशल कैटेगरी सेक्शन में रेड हाईलाइटेड एरर हो रहा है, सॉल्यूशन। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, आप हमें या तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। सोशल कैटेगरी प्रोफाइल में प्रॉपर डेटा एरर आ रहा है बट कोई बॉक्स हाईलाइट नहीं है, क्या करें? प्रॉपर डेटा एरर, अगर आपने कोई कॉलम स्किप कर दिया हो या फिर आपने जो कैरेक्टर्स होते हैं जितना लिखना होता है वो आपने नहीं लिखा होगा तो वो एरर आ रहा होगा, या कोई भी रेड कलर का एरर आता है तो आप देखिए कि कोई कॉलम तो मिस नहीं हो रहा है, ठीक है। आधार के बिना फॉर्म फिल हो सकता है क्या? ऑल्टरनेटिव आईडी यूज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि उसमें प्रोविजन ही दिया हुआ है आधार ई केवाईसी, तो आपको डालना पड़ेगा आधार वहां पे, ठीक है। आइडेंटिटी प्रोफाइल में वोटर आईडी दे सकते हैं क्या? आधार डीओबी मिसमैच है। आधार के डीओबी से कोई लेना देना नहीं है, आप अपने 10th की मार्कशीट के डीओबी यूपीएससी काउंट करती है, ठीक है। तो और आधार का डीओबी सबको पता है भाई, खटाखट खटाखट लोग चेंज करा सकते हैं, ओके। तो आप जो है 10th की मार्कशीट पे फोकस करिएगा। ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट डेट फेब 2025 का सर्टिफिकेट प्रीलिम्स में चलेगा? नहीं, फरवरी 2025 का ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा मैं आपको क्लियरली दिखा दे रहा हूं, यूपीएससी क्या कहती है इसके लिए, ठीक है। मैं आपको नोटिफिकेशन ही दिखा दे रहा हूं यहां पे, आप यहां देखेंगे, ठीक है। ये हमारा नोटिफिकेशन है, हम लोग चलते हैं पेज नंबर 23 पे। ये इंफॉर्मेशन जो है वो पेज नंबर 23 पे दी हुई है। ये रहा पेज नंबर 23। अगर हम इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए ये क्या दिया हुआ है, ये वाली लाइन, सेकंड, ओके। सेकंड, ओबीसी कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर सीएससी 2026 मस्ट प्रोड्यूस नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ऑन द बेसिस ऑफ इनकम 2022-23, 23-24, 24-25 नहीं 25, ओके, इशू ऑन एंड आफ्टर 1/4/2025, ओके। इशू डेट होना चाहिए, इशू डेट होना चाहिए 1 अप्रैल 2025 या उसके आगे का। आपने कहा फरवरी 2025, इशू डेट में प्रॉब्लम है, मान सकते हैं आपका फाइनेंशियल ईयर में प्रॉब्लम नहीं है, इशू डेट होना चाहिए आपका। अभी भी टाइम है, 24 तारीख लास्ट डेट है, 24 फरवरी 2026 से पहले आपको ये करा लेना है। सेम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी है, इशू डेट होना चाहिए 1/4/2025 या उसके बाद का दिन जहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट डेट है हमारी 24 फरवरी 2026। जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एससी एसटी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट में आप पुराना है तो यूज कर सकते हैं, बस ओबीसी के मतलब सॉरी यूपीएससी के प्रोफार्मा पे होना चाहिए। ऑलराइट, समझ में आ गया? और चलते हैं भाई, और क्या क्वेश्चन था? ये हो गया। फिर ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, इतना सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट, ऑनलाइन ऑफलाइन कंफ्यूजन, स्टेट सर्टिफिकेट चलेगा या सेंट्रल सर्टिफिकेट चलेगा? आजकल एक ही प्रोफार्मा पे बनता है, स्टेट वाले भी सेंटर के प्रोफार्मा पे बना रहे हैं। बस आपको ये देखना है कि यूपीएससी की जो नोटिफिकेशन है ना उसमें जाइएगा, पेज नंबर 125 के नीचे, वहां पे सारे एनेक्जर्स और प्रोफार्मा दिए हुए हैं। तो जो ओबीसी एनसीएल का है वो देख लेना, वो और जो आपके स्टेट वाले बना रहे हैं अगर सेम है तो भाई कोई दिक्कत नहीं, उसको अपलोड कर दीजिए। अगर नहीं सेम है तो दौड़ के जाइए अभी आप कचहरी और खटाखट उसको करवा के ले आइए, ठीक है। फिर अभी ओबीसी एनसीएल नहीं है, इस अटेम्प्ट में जनरल भर सकते हैं, नेक्स्ट अटेम्प्ट में हाँ कर सकते हैं आप, अभी जनरल से आप कर सकते हैं, नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप बस। ईडब्ल्यूएस फॉर्म में रिलेशनशिप विद कैंडिडेट में क्या लिखना है? मतलब कि ये जो पर्सन है आपके, मतलब रिलेशनशिप क्या, आपके मदर हैं, फादर हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, ये सब आपको लिखना है। स्कूल यूडीआईएससी कोड इशू, स्कूल नॉट फाउंड, स्कूल बंद हो गया, यूडीआईएससी कंपलसरी है क्या? यूडीआईएससी आप एक बार चेक कर लीजिए, अगर स्कूल बंद हो गया है तो स्कूल मत सर्च करिए, आप उससे एफिलिएशन सर्च कीजिए कि कौन से यूनिवर्सिटी से, कौन से कॉलेज से वो एफिलिएटेड था, ठीक है, जो उसका सेंट्रल था, वहां सर्च करके देख सकते हैं। आजू बाजू का जो और उसका ब्रांच होगा आप उसका सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन अपीयरिंग कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। फाइनल ईयर में हूं, कैसे करूं? सर्टिफिकेट नंबर में क्या लिखूं? आपको नहीं लिखना है, आप अपीयरिंग कर दीजिए। 12th डिप्लोमा गैप, लेटरल एंट्री बीटेक, क्वालिफिकेशन डिटेल कैसे फिल करें? गैप दिखाएं या प्रॉब्लम? तो
उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेजुएट हो, चाहे 12th के बाद आप 10 साल बाद अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ग्रेजुएट हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिल करिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्रीवियस यूपीएससी रिवोल्यूशन रीवैल्यूएशन डिटेल रॉन्ग फिल हो गया है सिस्टम ग्लिच से, क्या करें? फिर से कर लीजिए ठीक, सिस्टम ग्लिच तो वो तो फिर से ठीक हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बियर्ड हिजाब अलाउड है फोटो, लाइव फोटो में क्या? यस, हिजाब, देखिए बियर्ड में ऐसा नहीं है कि अगर आपने इमेज आपकी बियर्ड अगर आप रखते भी हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको वो मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अगर बियर्ड लिए हो तो आप वैसे ही लाइव फोटो में आओ, अपलोड करो और सेंटर पे भी वही लेकर जाओ वैसे ही, ठीक है। अगर आप हिजाब पहनती हैं, ठीक, तो आप फेस क्लियर होना चाहिए, फेस क्लियर होना चाहिए ताकि आपका बायोमेट्रिक हो सके, ठीक है। तो हिजाब जो पहनती हैं गर्ल्स, उनके लिए भी ये एक्सेसिबल है लाइव फोटो भी, और अपलोड भी आपको हिजाब वाली करनी है, क्योंकि आप जब एग्जाम देने जाओगी सेंटर पे तो आप हिजाब तो पहनोगी, तो आपको ये फेस जो है वो क्लियर रखना है और सेम वैसे ही रखना है जैसे कि आप लाइव में कर रहे हो। ऑलराइट, आई होप कि ये सारी चेंजेस मैंने आपके साथ आज डिस्कस कर ली है। कुछ भी छूटा हो तो यार फिर से कमेंट कर सकते हो। हमने पूरी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि यूआरएन आप कैसे फिल कर सकते हो, कैसे अपडेट कर सकते हो, हर एक सेक्शन से हमने डिस्कस इसमें किया हुआ है कि ये जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है इसमें पर्सनल प्रोफाइल, पेरेंट्स की प्रोफाइल, सोशल कैटेगरी, डिसेबिलिटी, ये सब कुछ आपको फिल करना है। आप चाहें तो अचीवमेंट छोड़ सकते हैं, बाद में फिल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस डिटेल, स्पेसिफिकली अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो इसको जरूर भर दीजिएगा, प्राइवेट में है तो एक बार को आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इतनी, आप इसको बाद में भी फिल कर सकते हैं जब आपका प्री क्लियर हो जाएगा तो, ठीक है। नाउ स्पेसिफिकली एक चीज जो है, जो कैंडिडेट ऑलरेडी जैसे आप लोग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या फिर ओबीसी का है, ठीक है, ये देखिए, ये अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो अगर आप कैटेगरी में ओबीसी यहां पे अगर आप डालते हैं तो ये सारी इंफॉर्मेशन आती है। क्या आप क्रीमी लेयर में बिलोंग करते हैं? अगर आप यस करेंगे तो फिर आपसे सिर्फ और सिर्फ आपकी जाति पूछी जाएगी, दैट इज इट, और कुछ इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। लेकिन अगर आप बोलते हैं नो कि नहीं मैं क्रीमी लेयर में नहीं बिलोंग करता हूं, नॉन क्रीमी लेयर में हूं, तो ये देखिए सारी इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी पड़ेगी। जो आपका सर्टिफिकेट है, क्या क्या फिल करना पड़ेगा? आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर, डेजिग्नेशन ऑफ इशुइंग अथॉरिटी, देन एड्रेस ऑफ इशुइंग अथॉरिटी, ठीक, फिर यहां पे ऑफिस ऑफ इशुइंग अथॉरिटी, स्टेट ऑफ इशुइंग अथॉरिटी, ये सब फिल करना है। ये सब कुछ आपके दिया रहेगा सर्टिफिकेट पे। कब इशू हुआ था, ये डेट, यू कैन एंटर डेट आफ्टर 31 मार्च 2025, इससे पहले वो खुद लेगा ही नहीं, ठीक है। नेम ऑफ द कास्ट, ट्राइब, कम्युनिटी, कहां से आप आते हैं। अगर आपके पिताजी सर्विस में है, इंडिकेट कीजिए कौन सी पोस्ट पर हैं, और अगर रिटायर्ड हैं तो फिर इंडिकेट कीजिए कौन सी पोस्ट उन्होंने हेल्ड की थी, ठीक है। सेंट्रल लिस्ट विद सीरियल नंबर, कास्ट, ट्राइब, कम्युनिटी, क्लिक हियर टू सी। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको लिस्ट दिख जाएगी कि आपकी जाति उसमें है कि नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा ओबीसी। और फिर नीचे यहां पर क्या दे रहा है, जब आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे ओबीसी वाला ही, तो आपको बोलेगा कि आप फाइल अपलोड कीजिए, ठीक है। और फाइल का नाम क्या होगा? फाइल फॉर्मेट पीडीएफ, फाइल नेम शुड बी कास्ट सर्टिफिकेट, ओके। सारे स्मॉल फॉर्मेट में है, CASTE_सर्टिफिकेट, इसको अपलोड कर दीजिए, फिर यहां पर आ जाएगा। या फिर आप इसको क्लिक कर सकते हैं अगर आपने डिजी लॉकर पे बनाया हुआ है तो। पेरेंट्स की ये डिटेल है, आपके पिताजी का पैन है, आपके पिताजी के पास आधार है, माताजी के पास, पिताजी के पास ये, फिर ये सब करके आप इस पे टिक कर सकते हैं और ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक। सिमिलरली आपके पास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी है। ईडब्ल्यूएस अगर आपने फिल किया कि मैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आती हूं, तो आपके उसी सर्टिफिकेट पे सर्टिफिकेट नंबर होगा, डेट ऑफ इशूइंग अथॉरिटी होगी, इशू अथॉरिटी होगी, स्टेट, इशू डेट सेम इसमें भी है 31 मार्च 2025 के बाद का, और एड्रेस है, ठीक। फिर यहां पर आपको फाइल अपलोड करनी है और आप भी आप नाम लिखेंगे यहां पर कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वाले भी फाइल नेम क्या लिखेंगे? कास्ट सर्टिफिकेट, यहां साफ साफ दिया हुआ है, ठीक। फिर यहां पर आप अपलोड कर देंगे। ऑलराइट, ये हमारा सेक्शन क्या है जो कि हमने बात किया था प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए और मेंस के लिए। जो बच्चे यहां पर जिनको प्रॉब्लम आ रही है वो इसको एडिट भी कर सकते हैं जब प्री में आप जाएंगे, ठीक है। प्री क्लियर कर लेंगे तो इसको आप एडिट भी कर लेंगे, 10 दिन का आपको टाइम मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपने इसमें गलत भर दिया, इंटरव्यू का जो मीडियम है आपका हिंदी था तो इंग्लिश भर दिया है, लैंग्वेज का मीडियम क्या था, या फिर आपका एग्जामिनेशन सेंटर आपको दिल्ली नहीं कहीं और चाहिए, तो ये सब आप एडिट कर सकते हो
और प्री क्लियर करने के बाद, राइट, है ना, वैलिड भी है। प्री क्लियर कर लो तो इसको एडिट कर सकते हो, नहीं क्लियर कर पाओगे तो ये करने का तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एग्जामिनेशन सेंटर जो हमने प्रीलिम्स का दिया था वो है वाराणसी, समझ में आ गया। ये क्या है, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां पर ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, यूनिवर्सिटी का नाम, कॉलेज का नाम, क्लास, परसेंटेज, डेट ऑफ इशू, ठीक है, एग्जाम अप्लाइंग फॉर, डिग्री, ये सारी इंफॉर्मेशन, आपके बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो, ठीक है। तो ये बेसिक कुछ क्वेश्चन आए थे, आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा ये सारी चीजें। ऑलराइट, मैंने बहुत मेहनत की थी, जब सिग्नेचर अपलोड नहीं हो पा रहा था, ये सब मैंने डस्टबिन में डाला था, डिलीट कर करके, तो तब मैंने जाके ऐसे सिग्नेचर डाली और ये वाली जो थी वो फाइनली अपलोड हो गई थी, ठीक है। अपलोड हुआ तो ये मेरे को आ गया, योर सिग्नेचर हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली, तो मैं बहुत खुश हुआ था, है ना। फिर जब आप कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे और उसके बाद जब रियल एग्जाम फॉर्म फिल करोगे तो ये आएगा कि आपका एग्जाम फॉर्म आप फिल कर लिए हैं, ये आई हैव रेड द डिक्लेरेशन, तो ये आपका आ जाएगा। जब ये आ जाएगा आपका एप्लीकेशन नंबर, तो समझ जाइए कि आपको ईमेल भी आ जाएगा, ठीक है। और आपका एप्लीकेशन नंबर नहीं आएगा तो समझिए फॉर्म फिल नहीं हुआ है। एप्लीकेशन नंबर से हम ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। EKYC में दिक्कत तब आएगी, जैसे मेरी सिचुएशन में दिक्कत आई थी, क्योंकि मेरा डेमो था, ठीक है, मेरा डेमो मैंने आप लोगों के लिए बनाया था, तो ये वाला एरर आ जाएगा। लेकिन फिर भी ये हो गया था, आपके साथ नहीं होगा क्योंकि आप ही हो जो कि एग्जाम देने जा रहे हो, राइट, तो ये एरर नहीं आएगा। लेकिन हाँ, सक्सेसफुल फिर भी ये हो गया था EKYC के लिए। ऑलराइट, सो फाइनली फॉर्म फिल हो गया है, आप जाइए फॉर्म फिल कर लीजिए आराम से, कोई भी दिक्कत आती फिर कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, ये बैच हमारा याद रखिएगा, ये वाला बैच अगर आप फिर भी ज्वाइन कर सकते हो, और फिर 23 फरवरी वाला बैच आपके वेट कर रहा है, ठीक है। प्रीलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम, ये इसके लिए कोड यूज करना है PGP2026 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। और अगर आपने माइक्रो थीम नहीं परचेज की है तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जो कि आपको किसी ने नहीं बताया। माइक्रो थीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर UPSC प्रीलिम्स 2026 और इसकी वैलिडिटी अगले प्रीलिम्स तक रहेगी, तुम परेशान मत होना इसके लिए। और जल्द ही माइक्रो थीम पर समरी आने वाली है जिसका आप लोगों ने बहुत डिमांड की है। तो जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है वो मार्ग प्री कोड यूज कर सकता है माइक्रो थीम को बाय करने के लिए। जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है वो UPSC प्री यूज कर सकता है माइक्रो थीम को बाय करने के लिए टू गेट दी मैक्सिमम डिस्काउंट। आई होप कि अब आपको क्लैरिटी आ गई होगी। कुछ भी डाउट हो तुरंत व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नीचे नंबर दिया हुआ है, कॉमेंट भी कर सकते हैं। आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद।